हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे, अभी वही चल रहे हैं, अभी लास्ट दो लेक्चर से कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, उसमें एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर्कल गड़बड़ हो गए, जो कुछ भी सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है भाई, चार्ज पार्टिकल है तो है, यहाँ पे है चार्ज Q, इसकी वेलोसिटी इस टाइम में यहाँ पे है v इधर की तरफ, ठीक है। जब वो वहाँ पे है तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया इस चार्ज पे, जिससे कि इस पे लगने वाली फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, पहले वो देखा जाए, पहले ये देखा जाए कि इस पे फोर्स लगते किधर हैं, तो v वेलोसिटी किधर है ना, v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो हम यही राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, जिसमें हम 4 फिंगर्स को रख देते हैं फर्स्ट वेक्टर के अलावा। तो पहले तो v होता है क्रॉस b, तो v की तरफ b की तरफ इस पाम को जाने देते हैं, तो b तो अंदर है, तो थंब जाते हैं जिधर, उधर ही फोर्स होते हैं, तो फोर्स इधर लग रहे हैं, यानी सेंटर जिधर होगी सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं। कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फोर्स होगी, FM इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, अभी मैंने नाम रख दिया, FV रख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जिससे कि ये ना चार्ज सर्कल में मूव करना बंद कर दिया और स्ट्रेट लाइन में चल पड़ा, यानी कि इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही चल पड़ा, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में चल पड़ा, यानी स्ट्रेट लाइन चलने लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगानी ही पड़ेगी भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगी तो ये तो सर्कुलर पाथ में मूव करती रह जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ये सर्कुलर पाथ नहीं, कौन सी पाथ चलने लगा, स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू दिस टेंजेंट P, इस पॉइंट P से चलने लगा, मतलब स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो बताओ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना होगा, ये चीज़ें हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स तो Q इंटू ई होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स Q इंटू ई होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो होते हैं वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब भाई पता नहीं है कि कितनी है वो, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसको स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए ना अपोजिट में फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट में ही लगना चाहिए। अगर इधर ज़्यादा हो गया ना तो इधर ही बेंट होगा, इधर ज़्यादा हो गया तो उधर बेंट होगा, इधर की फोर्स ज़्यादा हो गई तो इधर बेंट होगा, इधर की फोर्स ज़्यादा हो गई इधर बेंट होगा। हमें तो कुछ भी मंजूर नहीं है, हम तो चाहते हैं भाई दोनों बराबर हो, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो, बराबर हो, तब तो चलेगी ना सीधा। आप सब, मैंने सवाल नहीं लिखा है, आप समझ लें बस, जहाँ मिल जाए वहाँ सॉल्व करें। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, FE बराबर दिस, तो E निकालना है यहाँ पे, सो दैट Q moves on tangent, कहाँ से, टेंजेंट थ्रू पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिससे कि Q चार्ज मूव करे टेंजेंट पे, P से जो टेंजेंट गया उस पर मूव करे, वही निकालना है। तो FE इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स Q B साइन थीटा, B और B के बीच तो 90 डिग्री है ना, सर्कुलर पाथ है तो ये तो 90 होना ही है, यानी 1 हो जाएगा वो। QE हमेशा सर्कुलर पाथ में तो ये QVB ही होता है, कुछ कटा क्या, हाँ कुछ तो कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V इंटू B। तो एक फॉर्मूले हो गए हमारे E बाय B बराबर V, E इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड बराबर V। कब के लिए ये, तो ऐसी जगह जहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट में हो, तो उस केस में E बाई V वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V भी, तो ये वैसे लिख दिया था मैंने, हमें तो निकालना है E, तो E बराबर V इंटू B। अच्छा ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड दे दे, V क्या होता है, R बराबर होता है mv बाई QB, तो V क्या हो जाएगा, QBR बाई M, QBR बाई M इंटू
तो बी हो गए बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए हमारे क्यू बी स्क्वायर आर बाय एम। समझ में आए होंगे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आप रख लेंगे, तो क्यू बी स्क्वायर बाय एम। समझ में आ रहे हैं। ई बराबर भी भी के बदले क्यू बी आर बाय एम, तो क्यू बी आर बाय एम इंटू बी। ये चीज़ें क्यू बी स्क्वायर आर बाय एम हुई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने अभी ये चीज़ें समझा, कुछ एग्जाम्पल टाइप से थे, बाकी ज़्यादा नहीं था। हाँ, कुछ मास के बारे में जानूँ यहाँ पे कि मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को अगर एमपी कहूँ, ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन को अगर एमपी कहूँ, तो मास ऑफ ड्यूटेरॉन एमडी, मास ऑफ ड्यूटेरॉन आपको यूज होगा न्यूमेरिकल में, इसीलिए मैं इसका हिंट दे देता हूँ, जहाँ कहीं भी यूज हो कर लेना। मास ऑफ ड्यूटेरॉन होते हैं 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ें मास के बारे में मैंने लिखा दिया। मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन को अगर क्यूपी कह लूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन को अगर क्यूपी कह लूँ तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन भी क्यूपी ही होगी, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 क्यूपी होगी। तो ये चार्ज के बारे में हमने लिखा दिया। तो चार्ज और मास दोनों लिखा दिए, ठीक। अल्फा पार्टिकल 2p, न्यूट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज दोनों सेम होते हैं, तो ये भी हमने लिखा। तो ये यूज हो सकता है कभी भी, तो इसे आप यूज कर लेना रिलेशन के जगह पे। अब है हमारा, अभी तक हमने समझा था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो फोर्स लगेगी, और बाकी चीज़ें तो जाना ही था। अब बात ये है, हमने कभी ये भी पढ़ा था या समझा था कि एक चार्ज जब मूव होता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो भाई उसके बारे में समझते हैं। पहले एक टॉपिक लेता हूं, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक पर्टिकुलर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, लेकिन अब मैं सोचता हूँ ना कि पूरी की पूरी करंट कैरिंग वायर को ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो क्या होगा। तो वायर में तो चार्ज फ्लो होते ही रहते हैं, तो उस पर भी तो फोर्स लगना ही चाहिए। बहुत सारी चार्ज के कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, इसीलिए टॉपिक ये बनती है फर्स्ट की करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यानी कौन से फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। चलो भाई बढ़िया। एक करंट कैरिंग वायर ले लो, चलो ये ले लिया करंट कैरिंग वायर। करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, करंट को मान लिया आई इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। अब करंट इधर की तरफ फ्लो है, तो अभी तक तो पता है कि किसी एक क्यू चार्ज का पता है, क्यू चार्ज का। अब इसमें तो पता नहीं, हर जगह चार्ज ही चार्ज है नहीं। तो एक काम करता हूँ, छोटा सा लेंथ dl मान लेता हूँ, छोटा सा लेंथ dl मान लेता हूँ, और तब उस dl के लिए हम काम करेंगे। अब कोई कहीं ना कहीं उस dl लेंथ में कुछ तो, उस छोटा सा जो लेंथ dl मानूंगा उस लेंथ में कुछ तो चार्ज होगी ना, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो निकाल लूँगा। छोटे से लेंथ में जो चार्ज होगी उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो पहले निकाल लूँगा, और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी की पूरी फील्ड आ जाएगी हमारे। तो हम डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स का लेना चाहिए मुझे, तो ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ इसको। चलो रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गए बी, ठीक, अंदर की तरफ है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर ले लेता हूं, लेंथ ऑफ
वायर को ले लेता हूँ L, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, फिगर में लिख दिया हूँ। हाँ ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज हमारे आए, तो चार्ज हम DL लेंथ में निकाल लेंगे। इस DL लेंथ में निकाल लेते हैं पहले चार्ज। उससे भी पहले किसी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालता हूं, वो कितना होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कह लो, तो वो क्या होगी? Q B क्रॉस B। Q के बदले E होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उस पर फोर्स अगर निकाल लिया तो समझो कि हम सक्सेस हो गए। तो फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन Q B क्रॉस B होगी कि नहीं? Q B क्रॉस B। ये भी क्या है? ये भी है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट स्पीड। वे क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड। हम यहाँ पे VD लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसमें क्या है? V रहने दो, ड्रिफ्ट स्पीड आपको समझ में आनी चाहिए कि करंट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसे ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं। तो ये हो गया Q B क्रॉस B, वही है, मैंने कोई नई चीजें नहीं लिखी है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे है ना, क्या कोई गारंटी है कि उस DL में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो DL में कितनी है वो निकालना है। चलो चलते हैं, हम ना एक चीज करते हैं, एक नंबर डेंसिटी मानते हैं, n को मान लेता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वायर की कुछ, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वायर की कुछ मोटाई होते हैं ना, कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम में होगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मैंने निकाला। इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये नंबर बाय वॉल्यूम है, यानी इसको, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम है ये, यानी कि इस n को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अब कौन सी वॉल्यूम से? तो जिस छोटे से लेंथ में हम निकालना चाह रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई? ये जो छोटा सा लेंथ है इसकी कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A ले रखे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले रखे हैं। तो गौर से देखो ना, DL जो लेंगे तो कुछ तो एरिया होगी ना, कुछ तो मोटाई, ये DL लेंथ है और एरिया दिस है। तो बताओ कि इसकी वॉल्यूम क्या होता है? ADL, सिलेंड्रिकल है ना, बेस का एरिया इंटू DL, यानी छोटा सा लेंथ, ये जो कोई भी लेंथ है। तो वॉल्यूम ऑफ उसका छोटा सा DL कहते हैं, DV स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा? स्मॉल वॉल्यूम जो होगा उसका ये छोटे से DL लेंथ की जो छोटा सा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? एरिया इंटू DL होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो ये छोटा सा DV होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू DL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू DV। चलो भाई पहले DV ही कर लो, तो DV, तो n DV के बदले एरिया इंटू DL। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटी सी वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में ये है और इतने वॉल्यूम में निकालना है, तो हो गए भाई कितने इलेक्ट्रॉन एक छोटे से वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि वो तो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है। तो फोर्स ऑन इतने इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फोर्स ऑन इतने इलेक्ट्रॉन, कुछ तो कह दूं इसको, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन, ऐसा समझ लो, एग्जिस्टिंग इन DL लेंथ, इसको हम कह देते हैं DF। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन DL लेंथ, पूरी DL लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं ये, यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन DL लेंथ में। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये छोटा सा फोर्स होगा ना, DL लेंथ की है, छोटा सा फोर्स होगा, तो DF मैं ही रख रहा हूँ। तो चलो भाई NA DL
माइनस इधर कर लेता हूँ ई भी क्रॉस बी, इतनी चीज़ें हो गई। गौर से एक और चीज़ें देखो, जब करंट इधर होते हैं तो हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? करंट अपोजिट मूव करते हैं, ठीक है, तब ये तो बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि करंट ये चार्ज के लिए, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए डीएल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन के लिए डीएल की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, तो पहले कहीं यहाँ होगा फिर कहीं यहाँ होगा, तो डीएल की डायरेक्शन इधर। बट करंट के लिए डीएल की डायरेक्शन उधर, करंट पहले यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा, ये दोनों में उल्टा फेरी है। तो अगर इसको सीधा करें, करंट की डायरेक्शन की बात करें तो डीएल की डायरेक्शन को माइनस करनी पड़ेगी ना। तो अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ माइनस गायब हो जाएगा। अब एक चीज़ है, तो माइनस तो वैसे गायब हो गया। अब दूसरा हमने पढ़ा एन ई भी या भी डी ए, इसको तो करंट कहते हैं नहीं कहते हैं? तो आगे मैं लिख दूं, इतनी सारी चीज़ क्या होगा, इस वेक्टर को दे देता हूँ डीएल पे। सोचना है अब, ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है, ये वेलोसिटी किधर की तरफ है? ये तो वेलोसिटी भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है करंट की, इलेक्ट्रॉन की, तो वो किधर? इधर, ये इधर, और हमारे करंट और डीएल सब है इधर। तो ये वेक्टर को इसको दे देता हूँ करंट की डायरेक्शन में, ठीक, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, तो हमारी हो जाएगा एन ई भी ए। सेटिंग करो, देखो एन ई भी ए, इतने सारे चीज़ आए होते हैं। फिर डीएल को वेक्टर दे देता हूँ क्रॉस बी। मैंने वेक्टर दिया है डीएल को, जिससे कि ये आ जाए हमारा एन ई वी डी ए, इसको करंट कहते हैं। आई डी एल क्रॉस एल है, आई डी एल क्रॉस बी। अगर डीएल माइनस किस में गया, माइनस के लिए आपको ये लिखना है कि डीएल इज अस्यूम्ड टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। Here DL is assumed in the direction of current. So negative disappear. उसी के कारण निगेटिव गायब हो गया। आप कंफ्यूज मत होना, पहले डीएल इधर थे, बाद में हमने डीएल इधर ले लिया, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गए। एन ई भी डी, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थे ना, तो एन ई भी ए ये होता है करंट, डीएल बी। तो आई डी एल को कहते हैं करंट एलिमेंट है यार। पहले तो ये हो गया ना, अब पहले मैं ये कर लूँ, ये तो छोटा सा फोर्स है ना, डीएल लेंथ पे, छोटे से लेंथ पे तो छोटा सा फोर्स होगा, तो पूरा फोर्स कितना होगा भाई? तो पहले ये लिख लो, डीएफ हो गए आई डी एल क्रॉस बी, ये हो गए स्मॉल लेंथ पे स्मॉल फोर्स। हेयर आई डी एल इज कॉल्ड, यहाँ पे मत लिखो, इधर मैं रब करके नोट लिख देता हूँ। आईडीएल को क्या कहेंगे? हेयर आई डी एल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ये डीएल को हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक, डीएल को कहाँ लेंगे? करंट के डायरेक्शन में, तो और उसको कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक। अब अगर स्ट्रेट वायर हो, वायर स्ट्रेट हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, तब फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, वायर स्ट्रेट हो, स्ट्रेट वायर एल लेंथ की हो, स्ट्रेट वायर एल लेंथ की हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो ये होगा फॉर स्ट्रेट वायर
फॉर स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज दिस। तो आपको इतनी सारी चीज समझ में आए होंगे कि जब कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके छोटे से एलिमेंट पे यानी छोटे से लेंथ पे जो फोर्स लगेगी वो आइडियल क्रॉस बी होगी। ये लेंथ की डायरेक्शन किधर लेंगे हम, लेंथ की डायरेक्शन अलोंग द करंट। एंड अगर स्ट्रेट वायर है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डी एल पूरी ऐड करके कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो एफ आई ये हो जाएंगे आइडियल आई एल क्रॉस बी स्ट्रेट वायर के लिए है। ये फोर्स कौन सी है, स्ट्रेट वायर के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये सब चीजें था। तो अब हम इसकी डायरेक्शन को समझेंगे। तो मैग्नीट्यूड हुआ भाई, अब डायरेक्शन कैसे समझें। डायरेक्शन जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, तो डायरेक्शन को हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे या राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक। तो उससे हमारी डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगा। अभी तो मैग्नीट्यूड पता चला भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको साइन भी ला सकते हैं ना, आई एल बी साइन थीटा, नहीं वो भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स मैग्नीट्यूड में आई एल बी साइन थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म हो, आई करंट हो, एल लेंथ हो, बी मैग्नेटिक फील्ड हो। ये बी थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा लेंथ हो या पूरा लेंथ हो। थीटा एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल एंड बी के बीच की एंगल है वो, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्शन के लिए पढ़ते हैं। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल, कुछ भी कह सकते हैं, डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब डायरेक्शन को सीखें। डायरेक्शन कई बार सीख चुके हैं, कई एक जगह सीखो और हर जगह वही अप्लाई करो, क्योंकि ज़्यादातर में ना डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का ही निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट का तो निकालना होता नहीं है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन होते नहीं, वो स्केलर होता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो अभी दिख रहे हैं, तो उसका राइट हैंड यूज़ करते हैं और एक ही हैंड हमेशा यूज़ करते रहना है। तो चलो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर आई। अब बताओ फोर्स किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। आइडियल या आई एल किधर है, अलोंग द करंट। लेंथ तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, हर जगह है, लेकिन हम लेंथ की डायरेक्शन अलोंग द करंट लेते हैं। तो आई एल या आई डी एल इधर हो गए तो रख देना इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर। फोर्स किधर, ऊपर। गए कि नहीं गए, फोर्स लगे इस पे ऊपर, तो ये फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं, यानी कि हर एक इस पे जितने भी चार्जेस है उस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा। अब आप ये कहोगे भाई चार्ज था, यहाँ पे भी तो चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फिर सर्कुलर मोशन क्यों नहीं करा। तो वो चार्ज तो इस वायर के साथ बाउंडेड है ना, वो निकल थोड़ा ना पाएंगे। तो इसीलिए चार्जेस तो इस करंट के थ्रू फ्लो हो रहे हैं ना, इसीलिए वो वायर में, तो इस पूरी वायर को इधर की तरफ फ्लो करवाएगा, पूरी वायर पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 है, ठीक है, वायर यही है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, किधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, इधर की तरफ। तो करंट की तरफ 4 फिंगर्स को जाने दें, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर जा रहे, नीचे, तो नीचे फोर्स लग गए, नीचे, समझ में आ रहे, तो इसमें फोर्स लगा नीचे, तो हमें पता चल जाता है। तो फैक्टर है ना, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा दूं, तो इस तरीके से मेरे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट कैरिंग वायर ऐसे है, आई डी एल बी इधर जाएगा, इधर आइडियल यानी आई या आई एल या आइडियल,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसको अंदर ऊपर गए थंब, तो थंब के डायरेक्शन में फोर्स। इसमें अगर वायर को ऐसे रख दूं, करंट को ऊपर जाने दूं, तो आइडियल इधर फोर्स इधर लगेगा। तो आप फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड की रूल से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा इसे। ठीक, तो हमने करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लगेगी ये और किधर फोर्स लगेगी ये हमने जाना। अब आगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तब तक इसको अच्छे से समझ लेना है।